लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मेंडल ने कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस किए थे। अपने 7 साल के बहुत लंबे ऑब्जर्वेशन में या बहुत लंबे उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक आउटलाइन निकाला, एक बेसिक आउटलाइन या बेसिक आउटकम उनके जो रिसर्च था उसका निकल के ये आया। उन्होंने कहा कि जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन कैरेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स होंगे और इन डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे और ये फैक्टर्स हमेशा आपके क्या होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे। किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए जो फैक्टर्स होंगे, सिंगल ट्रेट के लिए एक ट्रेट के लिए दो फैक्टर्स होंगे और ये दोनों फैक्टर हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे और इसी को उन्होंने कहा द लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। सेकेंड, उन्होंने कहा कि ये जितने भी पेयर में हैं, जब हम इनको हेट्रोजाइगस कंडीशन में लेके आएंगे या जब हम इनको क्रॉस कराएंगे उस कंडीशन में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक टॉल का एक डॉर्फ का, ये दोनों जब मिलके हाइब्रिड बनाएंगे तो इस दोनों के कंडीशन में दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में से एक आपका क्या होगा, डोमिनेंट होगा और वो हर बार अपना कैरेक्टर शो करेगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू मेंटल माइंड एकेडमी। आई एम आशीष कुमार और हमारे आज के डिस्कशन का थीम होगा आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल के थर्ड एंड फोर्थ लॉ के बारे में। हम मेंडल के थर्ड लॉ में जाने से पहले कुछ चीजें जो फर्स्ट वीडियो में छूट गई थी उसको कंटिन्यू करेंगे। मैं फर्स्ट वीडियो में आपको ये बताना भूल गया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। हम पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मेंडल के डिस्कशन में या मेंडल के थर्ड लॉ फोर्थ लॉ में आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको मेंडल के जो पी प्लांट था, पी प्लांट के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बताए थे। अब इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से कभी भी एक कैरेक्टर और उसके दोनों ट्रेट के बीच में जब हम कॉम्बिनेशन कराएंगे या जब हम रिप्रोडक्शन कराते हैं या जब हम उनके बीच में पेयरिंग कराएंगे या क्रॉसिंग कराएंगे सिंगल कैरेक्टर, उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मैंने आपको बताया था हाइब्रिड क्या होता है, मोनो हाइब्रिड। मोनो दैट मींस वन, हाइब्रिड एक कैरेक्टर के लिए जब हम क्रॉसिंग करेंगे उसको हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया है राउंड पी प्लांट, ठीक, और दूसरा हमने ले लिया रिंकल्ड रिंकल्ड पी। अब हम कंफ्यूजन ना हो, राउंड को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से और इसके जस्ट अपोजिट जो हमारा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है हमने उसको किससे किया, स्मॉल आर। ये आपका राउंड है, ये आपका रिंकल्ड है। ओके। अब जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हमको पेयरिंग करनी है, जब भी हमको दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिप्रोडक्शन कराना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैमीट फॉर्मेशन होना। गैमीट कैसे फॉर्म होते हैं आपको पता होगा, जितने भी पेरेंट्स होंगे ये पेरेंट्स होंगे डिप्लॉइड। दैट मींस इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्रोमोसोम नंबर 2n में होगा। और जब भी हमको गैमीट बनाने हैं, गैमीट कैसे होते हैं, गैमीट होते हैं n नंबर, दैट मींस हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड बनाने के लिए क्रोमोसोम का नंबर किया जाता है हाफ। अब ये हैप्लॉइड बनाने के लिए सेल साइकिल का स्पेसिफिक साइकिल होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट हमें ये जानना जरूरी है कि जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है आपका, वो आपके रिस्पॉन्सिबल है गैमीट्स। एक मेल गैमीट बनेगा, एक फीमेल गैमीट बनेगा। ह्यूमंस की अगर आप बात करें, ह्यूमंस में स्पर्म जो होता है वो मेल गैमीट होता है और ओवा जो मदर में होता है वो क्या होता है, वो फीमेल गैमीट होता है। सेम अगर हम किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमीट क्या होगा, पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमीट क्या होगा, ओवा ओवरी, वो कहां होगा, फीमेल में होगा। वैसे ही जब हम इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग जब हम करा रहे हैं, क्रॉसिंग कराने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बनाएं, इसमें से गैमीट बनाएं। अब मेंडल ने कहा कि इन दोनों को क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमको गैमीट बनाने पड़ेंगे और गैमीट जब बनेंगे तो इसमें से दो गैमीट बनेंगे। हमने कहा
हैप्लॉइड होते हैं। फर्स्ट हमारा जो लॉ था वो क्या था कि ये दोनों पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पेयर में प्रेजेंट है दैट मीन्स ये कैसे हैं आपके 2n है, डिप्लॉयड कंडीशन में है। अब इसको डिप्लॉयड कंडीशन में से हैप्लॉइड कंडीशन में लाने के लिए मियोसिस हुआ और मियोसिस में ये दो अलग अलग गैमीट बनेंगे दैट मीन्स एक गैमीट आर बना, एक गैमीट आर बना। वैसे ही सेम आपका किसके साथ होगा, इसके साथ में इसमें भी दो गैमीट बनेगी, एक गैमीट बना आर, एक गैमीट बना आर। और अब क्या हुआ इस कंडीशन में, ये जो पेयर्ड फैक्टर्स थे ये पेयर्ड फैक्टर एक दूसरे से सेपरेट हो गए और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दो अलग अलग गैमीट बनाए और इसी को मेंडल ने कहा द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उन्होंने कहा एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ये जितने भी पेयर्ड फैक्टर हैं या जो ये पेयर में फैक्टर्स आपके प्रेजेंट होंगे ये फैक्टर क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से ताकि बाद में जब ये फर्टिलाइज हो तभी फिर से मिल सके। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि ये हमारा मेल प्लांट है, ये हमारी फीमेल प्लांट, इसमें से दो अलग अलग गैमीट बने, ये गैमीट बना और ये भी गैमीट बना। अब हम इनकी मेटिंग कराएंगे तो यहां से हमारा मेल गैमीट आया और यहां से हमारी फीमेल गैमीट आई और इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा F1 जनरेशन। और ये क्या बनेगा, यहां से कैपिटल आर आया, यहां से स्मॉल आर आया और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बना F1 हाइब्रिड या F1 जनरेशन, यही बना था। और इसका जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होगा उसको हमने कहा था फिनोटाइप। और इसका जो ये जेनेटिक मेकअप है दैट मीन्स जो आपके गैमीट है या आपके जो फैक्टर्स हैं वो किस नंबर में प्रेजेंट है और किस सिचुएशन में प्रेजेंट है, इसको हमने कहा था जीनोटाइप। ठीक, तो इस कंडीशन में इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप होगा राउंड और इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर, कैपिटल आर। और इस F1 जनरेशन में जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन आएंगे उन सभी का सेम ऑब्जर्वेशन था। मेंडल ने क्या कहा, फर्स्ट हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ये क्या होंगे, फर्स्ट जनरेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट द डोमिनेंट साइड और इसमें डोमिनेंट कौन होगा, राउंड इसमें डोमिनेंट होगा। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि इसमें F1 जनरेशन क्या होगा। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास इसी सिचुएशन को थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और इसके रेशियोज में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी हमारे पास ये जो जनरेशन आई थी F1 जनरेशन, इस जनरेशन में आपके पास फिनोटाइप क्या था, F1 जनरेशन में फिनोटाइप ऑल डोमिनेंट। ये डोमिनेंट कौन से होंगे, डोमिनेंट आपके जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, मैंने एक लिस्ट आपको दे रखी है, इसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है उसमें डोमिनेंट क्या है, उसमें रिसेसिव क्या है वो दिया हुआ है। आपके जितने भी डोमिनेंट साइड में होंगे F1 जनरेशन, जब भी आप कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में या ट्रेड्स के बीच में आप क्रॉसिंग करेंगे आपको F1 जनरेशन में यही सब मिलने वाले हैं। और इनका हर बार फिनोटाइप क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और इनका जीनोटाइप क्या होगा, इनका जीनोटाइप होगा ऑल हेट्रोजाइगस, ऑल हेट्रोजाइगस। ठीक, अब मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मेंडल का दिमाग थोड़ा खुरापाती था। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कहा कि मुझे ये जो F1 जनरेशन में मिला हुआ है, F1 जनरेशन में जो सबके सब डोमिनेंट ही मिले हुए हैं, मैं क्यों ना इन्हीं डोमिनेंट को फिर से क्रॉसिंग करा के देखूं। और इस टाइप की क्रॉसिंग को बोला जाता है सेल्फिंग। अगर F1 जनरेशन में आने वाले जो भी, जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, हमारे पास क्या आया था, राउंड आया था और इसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मैं इसी जनरेशन के किसी दूसरे कैपिटल आर स्मॉल आर से अगर इसकी क्रॉसिंग कराऊंगा, इसको बोला जाता है सेल्फिंग। और इसी सेल्फिंग से जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में क्रॉसिंग करने के लिए साइंटिस्ट क्या है ना, थोड़े से आलसी होते हैं। अभी आलसी होते हैं तो ट्रिक निकालते हैं और इसको क्रॉसिंग कराने के लिए उन्होंने ट्रिक निकाला, उस ट्रिक का नाम है
पुनेट स्क्वायर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे जिसके दो साइड में हम जो दो पेरेंट्स लेने वाले हैं उन पेरेंट्स के गैमीट्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब जैसा अभी मैंने कहा था इसमें से फिर सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन हुआ तो दो गैमीट्स बनेंगे, इसमें एक गैमीट बनेगा कैपिटल आर, एक गैमीट बनेगा स्मॉल आर। सेम इसमें भी एक गैमीट कैपिटल आर, एक गैमीट स्मॉल आर। अब इन गैमीट्स को हम एक एक साइड लिख लेंगे, यहाँ पे एक कैपिटल आर, यहाँ पे एक स्मॉल आर, यहाँ एक कैपिटल आर, यहाँ पे एक स्मॉल आर। और जब हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब ये जो ऑब्जर्वेशन था, ये ऑब्जर्वेशन F1 के ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल अलग था। उसने क्या देखा, इन जनरल अगर हम इस पुनेट स्क्वायर की बात ना करें, हम नंबर्स की बात ना करें, तो उन्होंने देखा था कि कुछ ऐसा कैरेक्टर या कुछ ऐसा विजिबल ट्रेट जो F1 जनरेशन में मिसिंग था वो F2 जनरेशन में फिर से रीअपेयर हो रहा था। और इसी रीअपेरेंस का रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि यहाँ पे जीनोटाइप ही चेंज हो गया। ये जीनोटाइप कैसे चेंज हुआ, वहां पे दोनों कंप्लीटली होमोजाइगस थे, यहाँ पे क्या था, हेट्रोजाइगस के बीच में हमने क्रॉसिंग कराई और हेट्रोजाइगस में क्या मिला हमको, ये जो आपका फर्स्ट है कैपिटल आर इट विल बी राउंड, इट इज होमोजाइगस राउंड, होमोजाइगस है, दोनों कैपिटल आर दैट मींस दोनों डोमिनेट है। इन दोनों में क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी क्या होंगे, ये भी आपके राउंड होंगे, नंबर में कितने हुए, 2 हुए। और इसके बाद जो थर्ड आपका ऑप्शन है, ये थर्ड क्या था, स्मॉल आर, और ये क्या था आपका, ये रिंकल्ड था, और ये कितना आया, 1 आया। नंबर बहुत सारे थे, अल्टीमेटली जब रेशियो आप निकालोगे तो रेशियो क्या आएगा, और इसी को हम बोलते हैं, ये हमारा है, ये दोनों राउंड है, दैट मीन्स ये आपका कितना हुआ 3 और रिंकल्ड ये 1, तो ये रेशियो कितना आया, आपका फिनोटाइप का रेशियो आया 3:1। जब भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में कितना आएगा, 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, ये कैपिटल आर दैट इज 1, कैपिटल आर स्मॉल आर जो आपका हाइब्रिड है ये क्या है 2, और ये कितना हुआ 1। तो आपका जीनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा, 1:2:1। ये आपका क्या हुआ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप क्या होगा, रेशियोज क्या होंगे। आई होप आप लोगों ने आंसर सब कुछ सॉल्व किया होगा और आपके आंसर सही आए होंगे। अब हम अपने लास्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। मेंडल का जो लास्ट लॉ है उसको समझने से पहले हमें एक दूसरी चीज है उसको समझना होगा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक कैरेक्टर को लेके हाइब्रिड बनाते हैं, बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अलावा भी एक पर्टिकुलर प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर एक साथ हो सकते हैं। एक टॉल प्लांट में राउंड कलर के सीड भी हो सकते हैं, ग्रीन कलर के सीड भी हो सकते हैं, या उसका जो पॉड का कलर है, पॉड का कलर कुछ भी हो सकता है, उसमें जो फ्लावर की पोजीशन है वो कुछ भी हो सकती है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर प्लांट में ही एक साथ बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसी के बेसिस पे मेंडल ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर बार हम एक ही क्रॉस करें, हम एक साथ में दो दो कैरेक्टर भी शो कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने एक और क्रॉस बनाया जिसको बोला जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाम में ही रिप्रेजेंट होता है डाई, दैट मीन्स दो हाइब्रिड। इन्होंने क्या किया, दो कैरेक्टर को एक साथ लिया और उनका हाइब्रिड किया। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं जो अभी हम ले रहे थे राउंड एंड टॉल। सबसे पहले टॉल एंड राउंड, हम इसका क्या चूज करेंगे, इसका भी होमोजाइगस कंडीशन चूज करेंगे। दैट मीन्स कैपिटल डी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसके कॉन्ट्रास्ट में क्या आएगा, अगर हमने टॉल एंड राउंड चूज किया है, इसके कॉन्ट्रास्ट में आपका आएगा
ड्वार्फ एंड ट्रिंकल्ड। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे स्मॉल डी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। और जब हम इसकी पेयरिंग करेंगे, हमने क्या किया? कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल आर, इसकी क्रॉसिंग की इसके साथ स्मॉल टी स्मॉल आर। अब जब हम इसकी क्रॉसिंग करेंगे तो आपको F1 जनरेशन, F1 जनरेशन मोनोहाइब्रिड में क्या आ रहा था? जो डोमिनेट था वही आ रहा था। यहां भी सेम कंडीशन होगा। इस कंडीशन में आपको जो प्लांट मिलेगा वो प्लांट क्या मिलेगा? फिनोटाइप इसका होगा टॉल एंड राउंड। क्या होगा? टॉल एंड राउंड। और इसके जो गैमीट्स फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे? ये होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैसे बनेगा? ये मैंने एक्सप्लेन किया था गैमीट कैसे फॉर्म होंगे। यहाँ पे जो हाइब्रिड बना वो हाइब्रिड किसका होगा? दोनों कैरेक्टर। अब अगर हम सिंगल सिंगल लें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का हाइब्रिड बना कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों का हाइब्रिड बना कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हुआ। अब इसके बाद जब हम F2 जनरेशन बनाने जाएंगे तो F2 जनरेशन बनाने के लिए हमको पुनेट स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी। और पुनेट स्क्वायर फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इसके गैमीट्स बनाने आने चाहिए। और इसके गैमीट्स कैसे बनाते हैं वो आप एक बार देख लीजिए। हमने देखा कि F1 जनरेशन में हमको क्या मिला? हमको मिला हाइब्रिड किसका? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या था हमारा F1 जनरेशन? ये क्या था? ये था टॉल एंड। गैमीट बनाने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक है, सिंपल सा तरीका है। उसके लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले कैपिटल टी को लेना है, कैपिटल टी को दूसरे जो ट्रेट है उस ट्रेट के साथ में क्रॉसिंग करना है। सबसे पहले कैपिटल टी इसका क्रॉस कैपिटल आर, सेकेंड कैपिटल टी स्मॉल आर, थर्ड आपने यहां से क्या लिया? ये टी हो गया। टी के बाद आप स्मॉल टी को पकड़ेंगे, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। और ये आपका गैमीट बनके तैयार हो गया। जैसे आपके कितने बन रहे हैं? वहां हमारे दो गैमीट बने थे तो गैमीट हमने कितने स्क्वायर लिए थे? दो स्क्वायर लिए थे। यहां हमारे कितने गैमीट बने? चार गैमीट बने। तो चार गैमीट बने, हमने क्या किया? हमने यहाँ पे चार स्क्वायर ले लिया। चार स्क्वायर क्या क्या होंगे? जो गैमीट यहां बनेंगे सेकेंड साइड भी सेम गैमीट बनेंगे। अगर हम इसको क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो इसके गैमीट भी सेम बनेंगे। ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल आर सॉरी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। और इसको फिल कैसे करना है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। A few moments later. आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये पॉइंट स्क्वायर पूरा क्रॉस करके रखा है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे हमने देखा, आपको आप एक मिनट इसको पॉज करके बहुत अच्छे से देखिए और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम जब इसमें ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें मिला हुआ है टॉल राउंड, दिस इज टॉल राउंड टॉल राउंड टॉल राउंड टॉल एंड राउंड टॉल एंड राउंड टॉल एंड राउंड टॉल राउंड टॉल राउंड। दैट मींस 9 आपको मिले हुए हैं टॉल राउंड। इसके बाद जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है दैट इज टॉल रिंकल्ड एंड टॉल एंड रिंकल। कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर। आपको ये कितने मिले हुए हैं? तीन। ये कौन से हैं? टॉल एंड रिंकल्ड। अब इसके बाद अब यहां पे देखिए 1 2 एंड 3 ये क्या है? स्मॉल टी ये क्या होंगे? शॉर्ट। दीज आर शॉर्ट विथ राउंड एंड राउंड। ये क्या होंगे? 3 आपके क्या है? शॉर्ट एंड राउंड। और इसके बाद जो लास्ट में एक मिला हुआ है ये सबसे खतरनाक वाला, ये क्या है? स्मॉल टी स्मॉल आर। ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका शॉर्ट एंड रिंकल्ड। ये हुआ इसका
फिनोटिपिक रेशियो क्या आया 9:3:3:1। और आप मुझे वीडियो पॉज करके इसका जेनेटिक रेशियो जो है वो लिख के बताइए कमेंट में। ठीक, बताएंगे? डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल ने कुछ अलग फाइंड आउट किया। उसने कहा कि जब हमने देखा कि जब ये सेग्रीगेशन होता है, थर्ड लॉ जो उसने दिया था सेग्रीगेशन का, सेग्रीगेशन में उसने कहा था कि जितने भी ये जो गैमीट फॉर्म होंगे, इन गैमीट्स में ये आपके जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर एक दूसरे से अलग अलग होंगे। बट उसने एक और ऑब्जर्वेशन उसमें ऐड किया। उसने कहा कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर जब गैमीट फॉर्म होने के बाद फर्टिलाइज होंगे या गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में भी किससे जाके सेपरेट होंगे, किससे जाके फिर से कंबाइन होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये इसके लिए अपने आप अपनी चॉइस रखते हैं। और इसी को उसने कहा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये असॉर्टमेंट या इनका अलग अलग होना किसी भी फैक्टर से डिपेंडेंट नहीं है। इस बात से कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि ये जो फैक्टर है वो किसके साथ में प्रेजेंट है या किसके साथ में जाके कंबाइन होगा। आज के टाइम का जो इंडिपेंडेंस है, वो इंडिपेंडेंस 1800 में हमको किसने बोला था? ग्रेगर जॉन मेंडल में। वो भी ह्यूमन में नहीं, उसने कहा था हर ऑर्गेनिज्म में, मटर में भी या पी प्लांट में आपके ये इंडिपेंडेंस आपको देखने को मिलेगा। और इसी को हम बोलते हैं द फोर्थ लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट मीन्स जब भी सेग्रीगेशन होगा, जब भी एक फैक्टर अपने पेयर से अलग होगा, तो वो किसके साथ में जाके सेपरेट होता है या किसके साथ में जाके वो कंबाइन होता है, ये किसी भी फैक्टर पे या उसके पार्टनर पे डिपेंडेंसी होगी ही नहीं। ये अपने मर्जी का मालिक होगा। जितने भी फैक्टर हैं वो सब के सब क्या है? अपनी मर्जी के मालिक हैं। और ये किसी के भी साथ में पेयर हो सकते हैं, किसी के साथ में कंबाइन हो सकते हैं, और ये सिर्फ वही डिसाइड करेंगे कि किसके साथ में कंबाइन होते हैं। तो ये हमारे 4 मेंडल के लॉस थे। द वेरी फर्स्ट लॉ वाज द लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, जहां पे हमने देखा था कि हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो पेयर में प्रेजेंट होंगे, दो दो के पेयर में। सेकेंड लॉ, यही जो दो पेयर्ड फैक्टर हैं जब गैमीट फॉर्म करेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में जब हम फिर से जाके गैमीट फॉर्म करके और हाइब्रिड फॉर्म करेंगे, तो इसमें एक डोमिनेंट होगा जो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा और दूसरा रिसेसिव होगा, इसको छुपा दिया जाएगा। ये हमारा सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब ये जो फैक्टर प्रेजेंट है, जब ये गैमीट फॉर्म करेंगे, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। And the last and the fourth law was law of independent assortment। इनका एक दूसरे से assortment, हमने एक डाइहाइब्रिड क्रॉस करके देखा कि इनमें से किसी का भी assortment कि टॉल हमेशा राउंड के साथ ही जाए, ये जरूरी नहीं है। डोमिनेंट हमेशा डोमिनेंट के साथ जाए, ये जरूरी नहीं है। डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी जा सकता है, रिसेसिव रिसेसिव के साथ भी जा सकता है। यहाँ का डोमिनेंट, रिंकल्ड का डोमिनेंट कौन हमारा? राउंड। वो शॉर्ट के साथ भी जा सकता है, वो राउंड के साथ भी जा सकता है। दैट मीन्स इनका सेपरेशन, इनका असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट है, किसी से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, किसी पे भी इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। ये हमारे 4 लॉस थे। और यहां पे मेंडल का बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म होता है। बट अब हम इसके आगे जब बढ़ेंगे तो मेंडल से आगे कुछ दूसरा है, जेनेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, हम वहां पे एंटर करने वाले हैं। ऑल्दो मेंडल ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, इतना सब कुछ किया, बट फिर भी मेंडल अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक फेलियर कंसिडर किया गया। उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, उसके इस वर्क को कभी किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया। मेंडल को जब तक वो मर नहीं गया, मरने के बाद बहुत सालों तक लोग उसको फेलियर ही मानते रहे। लोगों को पता भी नहीं था कि मेंडल ने इतना बहुत बड़ा वर्क किया है। और इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आगे आने वाले वीडियो का वेट करिए। मैं उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि मेंडल को मैंने क्यों फेलियर कहा, वर्ल्ड ने मेंडल को फेलियर क्यों माना, क्यों मेंडल एक फेलियर था, और जब तक वो जिंदा था तब तक लोग उसे फेलियर मानते चले गए। आने वाले वीडियो में हम इस टॉपिक में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। उसके बाद हम मेंडल की कुछ एक्सेप्शन भी देखेंगे। ये जो 4 लॉ मेंडल ने दिए, ये यूनिवर्सल नहीं है।
इस लॉज के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अलग अलग ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मेंडल्स की ये लॉ फॉलो ही नहीं होते। हम उनके बारे में बात करेंगे और उस पर्टिकुलर जेनेटिक्स को बोला जाता है नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, ये जो मेंडल के फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, जब मेंडल की डेथ हो गई, मेंडल की डेथ के बाद फिर से मेंडल का वर्क डिस्कवर हुआ, तो 1900 के टाइम में जब एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हुए, हमारा एडवांसमेंट बहुत सारा आ गया, जब हमको न्यूक्लियस के बारे में पता चला, हमको क्रोमोसोम के डीएनए के बारे में पता चला, तो अल्टीमेटली जाके जब सब कुछ एस्टेब्लिश हुआ तब हमको पता चला कि ये जो फैक्टर्स जो मेंडल ने 1800 में कहा था, 1900 के अराउंड में हमको जाके पता चला कि ये जो फैक्टर्स होते हैं अल्टीमेटली हमारे जीन्स होते हैं। और आज के टाइम में हम इन्हीं को जीन्स बोलते हैं, और इन जीन्स के फंक्शनिंग के बेसिस पे ये जो मेंडल के फैक्टर्स थे, जो आज के टाइम में हमको जीन हम बोलते हैं, और इन्हीं जीन के बेसिस पे ये पूरा टॉपिक, ये पूरा सब्जेक्ट बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। सो थैंक यू, दिस इज आशीष कुमार, आई एम साइनिंग ऑफ। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, वेट करिए, बहुत जल्दी मैं नया वीडियो डाल दूंगा।